Hi everyone. In this video we will learn about the second important function of management, that is organizing. अब तक हमने planning पढ़ा था. Now we will study the second important function, that is organizing. What we will study in this? Its meaning, importance, process, organization structure, formal and informal organization, delegation, centralization and decentralization. So first come our meaning of organizing. What is meaning of organizing? Organizing का मतलब होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. विच मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो हम जिस लिए काम कर रहे हैं उस वर्क को पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, उनको कुछ स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेगा, ड्यूटीज़ असाइन करेगा और फिर एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएगा. अब हम इसे प्रोसेस वाइज समझते हैं. ये प्रोसेस भी है इसका. सबसे पहले आया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, विच मीन्स जो कंपनी का होल वर्क होता है उसको हम पहले देखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कुछ स्मॉलर पार्ट्स में. अब ये स्मॉलर पार्ट्स उन पर्सन को अकॉर्डिंगली असाइन करे जाते हैं जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जिनके पास होता है. अब जैसे आपके पास है, एक कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मगर हम सारे सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स में. कॉमर्स के 5 सब्जेक्ट डिसाइड करिए हमने, 4 करे, उनको हम उन पर्सन्स को असाइन करवाएंगे जो उसमें स्पेशलिस्ट हों, जो उसमें एक्सपीरियंस रखते हों, जो क्वालिफाइड हो. तो ये पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. इसे ग्रुपिंग भी कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग. इट मीन्स अंडर दिस प्रोसेस द सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स आर केप्ट अंडर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. मतलब जो जॉब सिमिलर नेचर की है उन्हें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाएगा. लाइक इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन हेड के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो जॉब्स हैं वो अलग रखी जाएंगी, जो सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो अलग रखी जाएंगी. डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन इन 2 मैनर, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. 2 तरीके में डिपार्टमेंटलाइजेशन क्लासिफाइड है. फंक्शनल में क्या होता है? When jobs related common functions are kept under a particular department. किसी डिपार्टमेंट में जब कॉमन फंक्शंस होते हैं और उनको अलग डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है तो वो कहलाया जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट. और जब डिविजनल डिपार्टमेंट अंडर दिस व्हेन जॉब रिलेटेड कॉमन प्रोडक्ट्स आर केप्ट, जब कॉमन प्रोडक्ट्स को एक डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है तो वो डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है. अब जैसे डिविजनल फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक एग्जांपल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग है, वो अलग फंक्शंस कर रहा है. सेल्स डिपार्टमेंट अलग फंक्शंस कर रहा है. तो दीज आर फंक्शंस. सेल्स अलग रख दी, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन अलग रख दिया. डिविजनल में प्रोडक्ट वाइज जो प्रोडक्ट्स अलग हैं वो अलग रख दिए अलग डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्ट्स अलग हैं वो अलग रख दिए. थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं सब चीज़ों का, उसके बाद हम उन ड्यूटीज़ असाइन करते हैं. जो बंदे हमने असाइन करे हैं, जो इंडिविजुअल्स हमने असाइन करे हैं उन काम को करने के लिए, हम उन्हें ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करवाते हैं. वो किस बेसिस पर करवाते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो किस तरीके की जॉब्स कर रहे हैं. तो दैट इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. लास्ट कम्स इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इस स्टेज पर आके जो पर्सन हमने अपॉइंट करा है उन्हें हम अथॉरिटीज़ देते हैं. अथॉरिटीज़ मतलब पावर टू टेक डिसीजन. हम उन्हें अथॉरिटीज़ असाइन करते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस बेस पर हमने तुम्हें अथॉरिटीज़ दे दी हैं, जिससे कि हम बता देंगे तुम किसे कमांड करोगे और तुम वो जो तुम्हें है वो कौन कमांड करेगा. मतलब इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब तुम्हारा काम करने के बाद तुम किसे बताओगे और तुम किससे खबर लोगे कि ये काम हो गया. मतलब एक रिलेशनशिप, एक चेन ऑफ कमांड तुम इस्टेब्लिश करोगे. दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. यही ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी है और यही ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग भी है. मतलब एक पर्टिकुलर काम को आपने कुछ सेक्शंस में डिवाइड करा जिससे आप बहुत अच्छे से उस काम को करो. जब आप किसी एक काम को पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा. तो दैट इज़ मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लाइक बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन. अब जब आप डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे
आप एक काम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप ड्यूटीज़ और क्वालिफिकेशन के बेस पर ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा। मतलब जब एक बंदा आपने जो अपॉइंट करा है उसे आप बार बार वही काम दोगे तो उसकी काम में एफिशिएंसी आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगा, तो दैट इज बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। सेकेंड इज रोल क्लैरिटी। अब हम जब एक इंडिविजुअल असाइन करवाते हैं, अब उसे हमने असाइन कर लिया तो हम उसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर प्रोवाइड करवाते हैं कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब के बारे में हर चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। वो लेटर क्लियरली स्पेल आउट करता है कि हम आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या क्या काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये है कि हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर प्रोवाइड करवाते हैं जो पता करता है, जो बताता है कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। दैट इज़ रोल क्लैरिटी। थर्ड इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरलीफाई। मैंने बताया ना लास्ट पॉइंट क्या था, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मतलब हमें पता होता है कि हमें किस बंदे को क्या समझाना है और हमें किससे समझना है। हमने अगर काम कंप्लीट कर लिया तो हमें किससे बताना है और हमें किससे पूछना है। एक तरीके की चेन ऑफ कमांड हमें पता होती है। ये पता होती है तो जो कन्फ्यूजन केओस होता है वो सबसे हम दूर रहते हैं। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हमें पता होगा हमारी हम किस जॉब के लिए असाइन है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम अपनी रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे कि हमें इतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड है, हमें इतने ही यूटिलाइज़ करने, जिसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम होंगी। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। ऑर्गेनाइजिंग एक ये नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली डिफाइन करता है हमें कि इस बंदे की जॉब ये है और इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ है, जिस वजह से एक बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन अप्लाई हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं होता है कि ये तूने मेरा काम कर लिया या तूने ये मेरा काम कर लिया, नहीं, सबको पता होता है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो सब मिलकर कोऑर्डिनेशन में एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। नेक्स्ट इज अडॉप्शन टू चेंज। जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है ये बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने में, कि कभी भी कोई भी चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत हेल्प करती है कि वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए कि अगर आगे जाके कोई भी चेंज आए तो हम सब मिलकर अलग अलग पार्ट्स में उस चीज़ को रिलेट करें, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हेल्प करें, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाए मार्केट में। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग बहुत हेल्प करती है ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। कैसे? जब वो इतने बड़े काम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और सबको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आपको इतना काम है ये आपको करना ही है, तो सब मिलकर जब अपना अलग अलग इंडिविजुअल गोल अचीव करते हैं तो सब मिलकर अपना ग्रुप गोल भी अचीव कर लेंगे। अब सब बच्चे मिलकर अपना अलग अलग कह रहे हैं कि हम 90%, तो फिर होल क्लास 90% आएगा ना, तो पूरा ग्रुप गोल अचीव हो गया। ऐसे ही इन द ऑर्गेनाइजेशन जब सब साथ में मिलकर एक अपना इंडिविजुअल गोल अचीव करेंगे तो सब साथ में मिलकर ग्रुप गोल भी अचीव कर पाएंगे, जिसके वजह से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, दैट इज इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस द वर्कलोड। अब इसमें आगे जाके एक टर्म पढ़ेंगे आप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसका मतलब होता है कि ये नहीं कि सारा काम सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स के पास है, नहीं, टॉप लेवल वाला थोड़ा काम मिडिल को देखता है, मिडिल वाला लोअर को, सारा काम नहीं होता है, बर्डन नहीं होता है उस पर। तो जब सब मिलकर साथ में काम करते हैं तो हर एक लेवल का डेवलपमेंट होता है, सब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट सब अपनी स्किल्स एक्सप्लोर करते हैं और सब कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, जिससे पर्सनल का डेवलपमेंट होता है। दिस कंप्लीट्स आर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ कम्स आर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंडर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड हो रही हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, फंक्शनल एंड डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी फंक्शनल
Like that only job related common functions are kept under the particular structure and divisional job related common products are kept under the particular department. Now comes the advantages and disadvantages of functional and divisional structure. So first advantage of functional structure is functional specialization. इसका क्या मतलब है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जॉब रिलेटेड कॉमन फंक्शंस आर केप्ट अंडर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ठीक है, एक डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड जॉब्स डाल दी जाती हैं. अब हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जो सुपरवाइज करता है पूरा डिपार्टमेंट. तो वो जो स्पेशलिस्ट होता है, जब वो सबको सारी जॉब्स को रिपीटेडली परफॉर्म करता रहता है, सबसे बहुत अच्छे से करवाता है, वो ही काम दोबारा दोबारा करवाता है, तो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं सब. बहुत अच्छा सा स्पेशलाइजेशन होता है सभी एम्प्लॉयज़ का और स्पेशलिस्ट का, तो इट कम्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. सेकेंड है ईजी सुपरविज़न. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सुपरविज़न बहुत ईजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि जॉब रिलेटेड कॉमन फंक्शंस आर कैप्ट अंडर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक जॉब से रिलेटेड कॉमन फंक्शंस होते हैं. जैसे प्रोडक्शन हेड के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शंस ही होंगे, सेल्स नहीं. तो जब सब अलग अलग होंगे तो बहुत अच्छे से सुपरवाइज करना भी ईजी होता है. नेक्स्ट कम ईजी कोऑर्डिनेशन. अब इसका क्या मतलब है, डिपार्टमेंट फॉर्म्ड इन फंक्शनल स्ट्रक्चर आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल लीजिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है परचेज डिपार्टमेंट पे. क्यों? क्योंकि उसे रॉ मटेरियल लेने होते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे. क्यों? क्योंकि उसे फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करवाना होता है. तो दीज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये सब अलग अलग तो काम करते हैं, मगर इन सबको कोऑर्डिनेट होकर भी काम करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक टू ईच अदर. नेक्स्ट इज इफेक्टिव ट्रेनिंग. It makes training of the employee more easy as they are trained in limited types of skill. इसका मतलब ये है, हम जब एक ही पर्टिकुलर टाइप की उन्हें जॉब करवाएंगे तो उसी रिलेटेड हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा इन कंपैरेंस टू जब हम उन्हें सारा काम करवाएंगे. नहीं, जब हम उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क देंगे तो वो उसमें ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हो पाएंगे. नाउ कम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ग्रुप गोल. डिफ़िकल्टी इन अचीविंग गोल, यहाँ गोल नहीं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल आएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल गोल तो कर लेते हैं. अब परचेज डिपार्टमेंट अपना बहुत अच्छे से, उसका मेन फोकस ग्रुप गोल पे नहीं रहता है. उसे ये रहता है कि बस हम अपने परचेज डिपार्टमेंट का गोल अचीव कर ले, हम इतनी ज़्यादा परचेजेस कर दें, हमें कोई मतलब नहीं कि हम कितना रेवेन्यू कितनी कॉस्ट लगे, कुछ नहीं. प्रोडक्शन वाले अपना सोचेंगे कि हम बस प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे, वो सेल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं. तो दे ऑल थिंक अबाउट देयर इंडिविजुअल गोल, दे नेवर थिंक अबाउट द ग्रुप गोल. जब वो अपना ग्रुप गोल नहीं समझते हैं, सब इंडिविजुअल गोल सोचते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं. सेकेंड इज डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन. अब आप कहेंगे ऊपर कोऑर्डिनेशन ईजी था और यहाँ डिक्रीज कैसे. वहाँ मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है, और यहाँ डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन इसलिए हो जाता है जब बहुत ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जाती है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि कोऑर्डिनेट होकर काम कर पाए. स्मॉल फर्म्स में कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी, मगर जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगे ना, टू लार्ज होने लगी, तो कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव नहीं रहेगी. नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी. अब मैं शुरू से क्या कह रही हूँ कि जॉब रिलेटेड कॉमन फंक्शंस आर केप्ट अंडर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. अब प्रोडक्शन वाला बस प्रोडक्शन की जानकारी जानता है, वो कभी अगर बाय चांस कोई भी कभी भी ज़रूरत पड़ गई, उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट में डालना पड़ा, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज, कोई स्किल्स नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए. दैट बिकम्स इनफ्लेक्सिबल. वो सिर्फ प्रोडक्शन के ही बारे में जान पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट हेड एटीट्यूड. अब आपको बताया है मैंने कि सब ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी, जब वो पार्ट्स डिवाइड करती है, सब डिपार्टमेंट्स बनाती है, तो सबका एक हेड बनाती है. अब क्या प्रॉब्लम आने लगती है, वो जो हेड होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है. उसमें एटीट्यूड आने लगता है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो, जो मैं कहूँगा वही करोगे. तो वो जो है डिपार्टमेंट हेड के में बहुत एटीट्यूड आ जाता है, जिससे कि ईगो क्लैशेस होने लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भटक जाता है. नाउ कम्स एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे कि उसमें था
अंडर दिस जॉब रिलेटेड कॉमन प्रोडक्ट्स आर केप्ट अंडर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जब जॉब्स रिलेटेड कॉमन प्रोडक्ट आएंगी तो उससे कोऑर्डिनेशन आएगी, सब मिलकर काम करेंगे और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। फास्ट डिसीजन मेकिंग, उसमें तो ये था सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड थे ईच अदर। इसमें जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स की बारी आ रही है। तो जब वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ही नहीं है तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। उन्हें ये नहीं कि प्रोडक्शन वाले को लेना तो सबसे पूछना है, वो था फंक्शनल में। इसमें क्या है, ये अपना ओन डिसीजन लेंगे, इसकी वजह से फास्ट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेबिलिटी मतलब जब ये एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड ही नहीं है तो ये अकाउंटेबल भी खुद ही हैं, ये अपना खुद डिसीजन देंगे विदाउट एनी मिस रिप्रेजेंटेशन कि उनने बोल दिया कि नहीं सब मिलकर डिसीजन ले रहे, नहीं, उनके जो मन करेगा वो बोलेंगे क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी अंडर दिस जॉब रिलेटेड कॉमन प्रोडक्ट्स आर केप्ट अंडर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच हेल्प्स इन क्विक डिसीजन। जब क्विक डिसीजंस होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब हम डिपार्टमेंट वाइज खूब सारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में ये था कि ज़रूरी नहीं है, उसमें ये है कि हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने ही रह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर डिपार्टमेंट हम दूसरा डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिसएडवांटेजेस, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब इसमें हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअली वर्क कर रहा है इंडिपेंडेंटली, तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, अंडर दिस जॉब रिलेटेड कॉमन प्रोडक्ट्स आर केप्ट अंडर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर डिपार्टमेंट गोल रादर देन ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो डिसएडवांटेजेस डिफिकल्टी इन अचीविंग गोल फंक्शनल स्ट्रक्चर का था, वो यहाँ प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर का है सेम। This completes our advantage and disadvantages of both organization structure. Rest part of this video will be in next video. Till then, revise this much. Thank you.